हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने ले रखी है तो उससे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 क्या हो सकते हैं। अगर आपने लिया हुआ पॉलिटिकल साइंस तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आज लॉन्ग आंसर के बारे में बात करने वाला हूँ। शॉर्ट आंसर पे मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी जरूर देख लीजिएगा। लॉन्ग आंसर अगर आपसे पूछ रहा है, आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है और उसका आंसर आपको किस तरह से देना है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, तो देखो यार, अगर आप पहली बार आए हो तो एक बार विजिट करके भी देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। ऑलरेडी 2500 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे बीए से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमको आंसर देना है। तो देखो यार, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका राष्ट्रीय आंदोलनों का अर्थ बताइए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो, आपका जो ये पेपर है ना, इस पेपर का नाम ही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान। वो सारा कुछ हमको इस पूरे पेपर में पढ़ना था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करनी है। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ बताइए कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है। तो देखो दोस्त, राष्ट्रीय आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जो आंदोलन अपने पूरे राष्ट्र के लिए किया गया हो। बेसिक रूप से ये होता है जब कोई देश होता है, उपनिवेश देश, हमारे देश पर कब्जा कर ले और अपने देश को छुड़ाने के लिए, अपने देश को उस कब्जे से बाहर लाने के लिए कोई ऐसा आंदोलन किया जाए जो पूरे राष्ट्र के लिए हो, उसको राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, चाहे 1857 का हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन कई सारे चले, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं क्या रही हैं, किस किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने काम किया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य भूमिका क्या रहा है। तो देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आपसे 500 वर्ड्स में पूछ लिया, तो सबसे पहले आप राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है। आप क्या समझते हो राष्ट्रीय आंदोलन से, तो आप लिख सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे आंदोलन है जो पूरे राष्ट्र के लिए होते हैं। राष्ट्र को कहीं ना कहीं किसी उपनिवेश देश से अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए की गई लड़ाइयों को, की गई आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। इसके बाद आपको कम से कम 2 विद्वानों के स्टेटमेंट देने होंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बोलते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन ये है, इस तरह से है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कम से कम 2 विद्वानों का स्टेटमेंट आपको देना होगा कि वो जो बोल रहे हैं कि हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन ये होता है, ऐसे होता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इन चीज़ों से हमने क्या समझा, जैसे कि आपने परिभाषा दे दिया राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, विद्वानों का स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद लिखेंगे उपर्युक्त विवेचनाओं से ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन ये है, 2-4 लाइन लिखोगे उस पर। ओके, इसके बाद आप लिखोगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हेडिंग डालोगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर इसकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं, फिर विशेषताओं में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, 5 विशेषताएं भी अगर आपने लिख दिया ना, तो मतलब एक तरीके से आपका 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन लिखोगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई, बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चा पढ़ के आया है, चीजें समझ के आया है और इसको अच्छे नंबर्स मिलने चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के विकास के चरणों की व्याख्या कीजिए कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। अब भारतीय संविधान के विकास के बारे में अगर बात करें दोस्त ना, तो भारतीय संविधान का के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ये 1935 से ही स्टार्ट हो गया था कि यार, हम अपने देश में अगर अपना शासन चाहते हैं ना, तो हमें हमारे लिए खुद का संविधान होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 को, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए जिन कानूनों का यूज किया जाता था वो सारे कानून अंग्रेजों के दिए हुए थे, क्योंकि हमारे पास खुद का था ही नहीं कानून। हम क्या रूल लेकर के आएंगे कि किस तरह का सिचुएशन हो जाए तो उसमें क्या रूल होगा। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का शासन प्रणाली जितना भी टाइम 1947 से लेकर के 1950 तक, 26 जनवरी तक जो भी चीज़ें थी ना, वो अंग्रेजों के द्वारा ही चलाई जा रही थी। मतलब उनका ही रूल्स हमारे देश पर भी लागू हो रहा था। फिर जब संविधान बन गया, संविधान बना 1935 से ही स्टार्ट हो गया कि यार कुछ चीज़ों को देखो, समझो कि किस तरह से दुनिया का संविधान चलता है। दुनिया के जो बेस्ट कंट्रीज हैं, जो दूसरों के गुलाम नहीं है, जो अपने दम पे काम कर रहे हैं, उनका संविधान किस तरह से है। तो धीरे धीरे संविधान के बारे में जानना, समझना, उसके लिए एफर्ट्स लगाना, वो सारी चीज़ों को हमको चरणों में विभाजित करते हुए लिखना है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों और प्रकारों की विवेचना कीजिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक इंसान को, एक भारतीय नागरिक को क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार उसको मिले हुए हैं, वह प्रकारों की व्याख्या कीजिए कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हमको ये चीजें पढ़नी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि नीति निर्देशक तत्व जो मूल अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए कि नीति निर्देशक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं और जो एक इंसान का मूल अधिकार होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है।
इनमें अलग क्या है? क्या ये एक ही है या अलग है? इनमें क्या डिफरेंस, अगर डिफरेंस है भी तो उसके बारे में स्पष्ट करना है आपको, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है आपका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति को कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी स्थिति क्या है भारतीय समाज में, इसको मूल्यांकन कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के पास यार बहुत सारी पावर्स हैं एज द रिटन लेवल, कि यार भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। उसकी स्थिति भारत में क्या प्रथम नागरिक के रूप में देखा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? हमारा राष्ट्रपति। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां हैं, न्यायपालिका की को भी हस्तक्षेप करने की शक्तियां हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी दे दिया जा रहा है ना, तो राष्ट्रपति के आदेश पर या राष्ट्रपति के चिट्ठी पर उसके मृत्युदंड को भी हटाया जा सकता है। इतनी पावर्स है राष्ट्रपति के पास। तीनों सेनाओं का मुखिया होता है, जहां भी कहीं भी कुछ चीजें कमांड करनी है वहां पर राष्ट्रपति का काम होता है। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताना है, उसकी स्थितियों के बारे में बताना है पांचवें क्वेश्चन में। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्यों का वर्णन कीजिए। कि मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, इसके बारे में बताइए। तो देखो यार, मंत्रिमंडल क्या होता है कि जब एक प्रधानमंत्री बनता है, जब एक देश में आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो उन लोकसभा के चुनाव में जो है जो सांसद लोग चुन करके आते हैं, उन सांसदों में से कुछ मुख्य सांसदों को चुन करके मंत्रिमंडल बनाया जाता है। कि ये मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया हो या कई बार वो सांसद रह चुके हो या उनकी एबिलिटीज़ ज़्यादा हो, तो उस बेस पर उनको मंत्रिमंडल में रखा जाता है। और मंत्रिमंडल का काम क्या होता है? ये होता है कि प्रधानमंत्री को उसके डिसीजंस में हेल्प करना, कि प्रधानमंत्री को एक बेटर डिसीजन लेने के लिए मंत्रिमंडल हेल्प कर सके। इनके पास पावर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर ये चाहें तो प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं। इनके पास इतनी पावर्स होती हैं। तो इनकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि राज्यों के मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्यों की विवेचना कीजिए। तो जिस तरह से केंद्र के लेवल पर मंत्रिमंडल होता है ना, ऐसे ही राज्यों के लेवल पर मंत्रिपरिषद होता है और उनकी भी शक्तियां और काम लगभग सेम ही होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की हेल्प करेंगे डिसीजंस लेने में, कार्य करने में। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रूप से अगर आप देखें तो सब सेम ही होता है कि राज्यों के मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य केंद्र में मंत्रिमंडल और उनके कार्यों की तरह ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संविधान के संरक्षक मतलब भारतीय संविधान जो बनाया गया है उसकी रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है? तो देखो यार, कोई भी चीज है, अगर संविधान में कुछ भी चेंज किया जा रहा है या कोई भी इंसान संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसकी रखवाली करने का काम सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। कि अगर कोई संविधान के अगेंस्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है और उसकी सारी चीजों को रद्द कर सकती है। तो संविधान के संरक्षक के रूप में मतलब संविधान से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आता है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। कि सर्वोच्च न्यायालय ही इसका फैसला लेगा कि संविधान में जो अगर छेड़खानी भी करनी है तो क्या वो सही है या गलत है, या कोई इंसान संवैधानिक रूप से गलत होकर के कोई काम कर रहा है तो उस पर शिकंजा कसने का काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे भारतीय संघीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है? भारतीय संघीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था, भारत एक संघ के रूप में काम करता है, मतलब प्रदेशों को जोड़ करके एक केंद्र के रूप में बना है। और कहीं ना कहीं भारत अगर पहले देखोगे तो प्राचीन टाइम में भारत में अलग अलग राजा राज्य करते थे, अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेट्स चल रहे होते थे। बट बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद कई सारे लोगों ने अपना बहुत अथक प्रयास किया और भारत को एक संपूर्ण राज्य बनाया। तो कई सारे प्रदेशों से जुड़ करके भारत एक संघ के रूप में राज्य बना है। तो इसकी अपनी कई सारी विशेषताएं हैं, पावर्स अलग डिफरेंशिएट है, केंद्र के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स हैं, राज्यों के पास थोड़ा कम पावर्स है। इनके पावर्स का डिफिनीशन, डिफरेंशिएशन, वो सारी चीज़ें हमको इस क्वेश्चन में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। कि भारत में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है? निर्वाचन आयोग मीन्स जो चुनाव कराते हैं, उन आयोग की क्या भूमिका है? तो अपने आप में उनकी बहुत भूमिका है। वो चुनाव कराते हैं, चुनाव के माध्यम से ही सरकारें बनती हैं, काम करती हैं। सरकारें के पास पावर कहाँ से आती है? जब चुनाव होते हैं तभी उनके पास पावर आती है। तो भारत में निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सकें, किसी पक्ष में ना जाएं या किसी के अकॉर्डिंग काम ना कर रहे हो, किसी के इशारों पर ना नाच रहे हो, वो अपना निष्पक्ष होकर के सारी पार्टियों से अलग होकर के वो अपना काम कर रहे हो। तो इनका यही भूमिका है
कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सकें, अच्छे तरीके से चुनाव करवा सकें, ये उनका एक विशेष रूप से कार्य होता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली हर ईयर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जो कि आपके 500 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए ना यार तो प्लीज़ विजिट द चैनल। ऑलरेडी इस चैनल पर 2500 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं बीए से रिलेटेड। बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।